शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हम दूसरे टॉपिक भी देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, और इसके बारे में यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ दिया हुआ है। यहाँ मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, बट मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ कहने का कोशिश ये किया जा रहा है कि क्योंकि हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी चार्ज Q के रेंज पर इन्फिनिटी से किसी R पॉइंट पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज Q को लेकर के आते हैं तो उसे लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस टेस्ट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसके बारे में हमने देखा हुआ है सेशन 2.7 में, बट यहाँ हम उस सिंगल चार्ज Q के वजह से जो पोटेंशियल आ रहा था चार्ज Q पर, पोटेंशियल एनर्जी, मैं पोटेंशियल बस नहीं कहूँगा क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा था उसे हम यहाँ नहीं देख करके हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किसी चार्ज Q पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, यानी कि हम चार्ज को मूव कराएंगे इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसे आप मानिए एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम चार्ज को लेकर के आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P और चार्ज रहेगा Q, इस Q को हमने यहाँ पर रखा, तो ये करने पर हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पुश करने की कोशिश करेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करने के लिए, और वही यहाँ पर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस चार्ज का। हम चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया। जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड पैराग्राफ कहता है दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सिंगल चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, मेन डिफरेंस उसमें क्या होगा। तो यहाँ कहता है दैट द मेन डिफरेंस इज, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला ये मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यहाँ कहता है, यहाँ जो एक्सटर्नल फील्ड है वो डिपेंड नहीं करता है जिस चार्ज का हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो चार्ज का हम पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में कैलकुलेट नहीं होगा। उसका अपना एक फील्ड होगा बट वो एक्सटर्नल फील्ड में कैलकुलेट नहीं होगा। वो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल के तरीके से ही यहाँ पर हम देखेंगे उसे। आगे अब हम देखेंगे कि सोर्स क्या है। अगर अंदर वाला जो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, तो सोर्स नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्स में बी नोन बट ऑफन दे आर अननोन और दे आर अनस्पेसिफाइड। मतलब हमें ये पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पर उसका ओरिजिन कहाँ है ये हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि इस स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज Q को लेकर के आएंगे। वो टेस्ट चार्ज Q यहाँ पर उस एक्सटर्नल फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इस टेस्ट चार्ज Q को थोड़ा सा कम जो है उसका चार्ज रखेंगे। उसके अंदर में जो चार्ज रखेंगे हम वो बहुत ही कम होगा इन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन्फाइनेटली स्मॉल अगर हम इसे तब रखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रेंथ का नहीं होगा। नाउ हमारा जो लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ये कहता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के साथ में वेरी कर सकता है। यानी कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है तो पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। मतलब कि यहाँ लाने पर जो वर्क करना पड़ेगा उससे ज़्यादा वर्क यहाँ पर लाने में करना पड़ेगा, तो जो दोनों जगह तो हमारे पास में डिफरेंट पोटेंशियल आएगा ना। चलिए नाउ कहता है कि हम यहाँ पर इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लेते थे 0, उसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें जैसे कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पर लाने में, तो यहाँ अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ रहा है उसे हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल के रूप में। बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसका जो वर्क डन यहाँ पर आता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया हुआ था। नाउ यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को V यानी कि पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई Q लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो वर्क डन को हम Q इंटू V या फिर V इंटू क्यू लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, उस चार्ज का अपना पोटेंशियल एनर्जी जो टेस्ट चार्ज Q हम यहाँ से लेकर के आए हैं। और यहाँ हम उस चार्ज को लाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट प्लेस पर अलग अलग है जैसे मैंने आपको बताया। तो हम उस पॉइंट को ना किसी चीज़ से डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर VR1 अगर मैं मानता हूँ तो इसे VR2 यहाँ पर मैं मानूंगा। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज QVR, यानी कि एक R पोजीशन पर अगर हम लेकर के आते हैं तो यहाँ पर VR है अगर, तो ये QVR हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर कहो कि R का कॉन्सेप्ट कहाँ पर, यहाँ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, तो ये R का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड तो अनस्पेसिफाइड है कि उसका ओरिजिन कहाँ है। क्योंकि चार्ज Q के वजह से अगर हम कोई भी कैलकुलेट करते थे पोटेंशियल एनर्जी तो उसका डिस्टेंस हम चार्ज Q से जितना डिस्टेंस पर है उससे हम यहाँ पर उसे डिनोट करते थे। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड का बात करेंगे ना तो हम कहीं पर भी एक ओरिजिन ले लेंगे। यानी कि अगर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं यहाँ पर ला रहा हूँ इन्फिनिटी से कोई पॉइंट P पर, तो यहाँ इन्फिनिटी मैं कैसे लूँगा? इन्फिनिटी मैं किसी से रिलेट करके ही लूँगा ना, कि यहाँ पर कोई पॉइंट है O, यानी कि हम उसे ओरिजिन मान लेते हैं और उससे कुछ दूरी पर वो इन्फिनिटी है। उसी तरीके से यहाँ O से P का जो डिस्टेंस है ये इसका पोजीशन वेक्टर R हम यहाँ ले सकते हैं। तो उस R को यहाँ डिनोट करने के लिए V@R हम लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर नोटेशन है कि पोटेंशियल एट R डिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल का बात चल रहा है। ऑलराइट, नाउ यहाँ अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करके एक इलेक्ट्रॉन को Q की जगह पर रखें, यानी कि हमारा जो चार्ज है, हम जिस चार्ज को लेकर के आएंगे वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और अगर इसे हम एक्सेलरेट करके लेकर के आ रहे हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जो है वो 1 होगा अगर, यानी कि जो डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हमें लाने में जो भी यहाँ पर वर्क करना पड़ रहा है उस वर्क को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो Q इंटू V हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है Q है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड विथ V है यहाँ पर हमारा सिर्फ 1 वोल्ट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ऑफ यहाँ पर आएगा। तो जो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है, ये जो है ये कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हम डिनोट करते हैं 1 eV से। और
क्योंकि ये बहुत ही छोटा यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन का हम बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हम बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो है 1 है उस पर, उससे। तो हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए है, जैसे कि न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक लेवल पर हम इसे कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं अगर इसमें हम जो है ज़्यादा पावर मल्टीप्लाई करते जाएं, जैसे कि अगर इसमें हम 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 10⁻6 तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। उसी तरीके से गीगा एंड टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो अभी तक हमने देखा कि एक चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं। अब अगर हम 2 चार्जेस को लेकर, हमारे पास में 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 दोनों इन्फिनिटी पर हैं। उन दोनों चार्जेस को हम लेकर के आ रहे हैं R1 एंड R2 पोजीशन पर, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये दोनों पोजीशंस हैं। चलिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ यहाँ हम Q1 को लेकर के आ रहे हैं एक पोजीशन पर, लेट मी चेंज द कलर, R1 पोजीशन पर। इस Q1 को सबसे पहले हम ये करेंगे, Q1 को R1 पोजीशन पर लेकर के आए। ये R1 पोजीशन हम किसी ओरिजिन से यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 मतलब यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर से कर सकते हैं। इसका बस ये पोजीशन है। अब इसे लाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क इस Q1 का यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो वर्क जो है Q1 इंटू वी R1 से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा हुआ है। यहाँ पर Q1 जो है चार्ज है, V एट R1 जो है उसका पोटेंशियल है R1 पोजीशन पर। नाउ हम Q2 को लेकर के आएंगे R2 पोजीशन पर, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। ये आगे और जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो यहाँ ये R2 पोजीशन पर हम लेकर के आ रहे हैं Q2 को। तो जब हम Q2 को लेकर के आएंगे तो हमें 2 तरीके के यहाँ पर फोर्स लगाने पड़ेंगे। एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज कर रहे हैं उसके वजह से लगाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ Q1 भी है, इस Q1 की वजह से इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, उसके वजह से भी हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। तो पहला वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लगेगा उसे तो हमें पता है कि हम Q2 इंटू वी R2 से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में जो Q1 की वजह से फील्ड है उसके अगेंस्ट जो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, उसके अगेंस्ट जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε0 R12। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अब हम टोटल फोर्स को ऐड करेंगे, टोटल वर्क को ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज यानी कि सिस्टम ऑफ 2 चार्ज का क्या होगा। फिर आगे अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी 2 अलग अलग इक्वल और अपोजिट जो कि 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं उस पर कितना स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो हमें पता ही है कि डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या है, और डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करने का कोशिश करता है। देयर इज़ अ टॉर्क दैट टेंड्स टू मूव इट। तो वो टॉर्क जो है P क्रॉस E से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करा है सबसे पहला चैप्टर में। तो P क्रॉस E यानी कि ये वेक्टर हैं जो बोल्ड में लिखे हुए हैं। सो यहाँ जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस Q चार्ज पर, वो इस साइड में लगेगा और इस Q पर इस साइड में लगेगा। तो टोटल फोर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। बट इन फोर्सेस के कैंसिल होने के बावजूद यहाँ पर एक रोटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज टॉर्क। उसे हम कैलकुलेट करते हैं P क्रॉस E से। नाउ
वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पर चलिए हम सपोज करते हैं कि एक एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई हो जाता है। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो जा रहा है और ये इस मैनर में अप्लाई होता है कि ये तब तक इसे मूव करने का कोशिश करेगा, इस डाइपोल को मूव करने का कोशिश करेगा जब तक ये एंटी पैरेलल या फिर पैरेलल ना हो जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। क्योंकि जब ये एंटी पैरेलल या पैरेलल हो जाते हैं तो टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाता है, क्योंकि P क्रॉस E जो है वो हमें देता है वैल्यू PE साइन थीटा, और साइन ऑफ 0 डिग्री हमारा हो जाता है 0। सो P क्रॉस E यानी कि टॉर्क हमारा हो जाएगा 0। वहीं 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल में भी इस पूरे जो यहाँ पर इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। सो टॉर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो तब तक ये टॉर्क अप्लाई होगा जब तक कि पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो जाए। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हम एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई हो रहा है ऐसे मैनर में कि ये इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम θ0 टू θ1, जो कि एक इन्फाइनाइटली स्मॉल एंगुलर स्पीड और विदाउट एनी एक्सेलरेशन इसे मूव करने की कोशिश करेगा। और ये ऐसे मैनर में इसे मूव करेगा कि ये एक प्लेन ऑफ पेपर में ही रहे, मतलब 2D डायमेंशनल में ही उसे मूव कराए। ऐसा नहीं कि वो चारों तरफ उसे मूव करा दे, मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं। तो अब वर्क यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि वर्क कितना करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स लग रहे हैं, टॉर्क जो लग रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है। क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि जो वर्क से ही हम इक्वल करते हैं, किसे करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं। सो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, रोटेशनल फोर्स दैट इज टॉर्क, जो कि थीटा के साथ में चेंज हो रहा है। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया साइन थीटा, तो जितना थीटा होगा उतना ये टॉर्क जो है चेंज होते रहेगा। सो इसको हमने यहाँ पर थीटा एज ए फंक्शन यहाँ पर लिया हुआ है। टॉर्क जो है थीटा का फंक्शन है। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डी थीटा लिया हुआ है फ्रॉम θ0 टू θ1। इसे मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ वर्क जो करना पड़ रहा है वो ऐसे इसे मूव कराने में, मतलब θ0 से θ1। तो इसके बीच बीच का जो छोटे 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 यहाँ पर डिस्टेंस है उसे हम डी थीटा ले लेते हैं, जो कि उसका जो है डिस्प्लेसमेंट के तरीके से हम यहाँ पर लेंगे। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो टॉर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं पी साइन थीटा से, अभी भी मैंने कहा। और ये डी थीटा है जिससे हम यहाँ पर इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब पी यहाँ पर जो है कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले आते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा यहाँ पर है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ कहता है कि ये जो वर्क हुआ वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस सिस्टम का, यानी कि उस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाता है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं यू थीटा से, क्योंकि ये थीटा से चेंज हो रहा है, थीटा की वजह से ये चेंज हो रहा है। अब हमारे पास में ये जो वैल्यू आया, यहाँ पर हम एक नेचुरल चॉइस है कि हम किसी एक ऐसे यहाँ एंगल को चूज़ कर सकते हैं जहाँ कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। जिस तरीके से हमने चूज़ किया हुआ था कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, उसी तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा पोजीशन तो होगा ही ना जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, तो वो है हमारा 90 डिग्री पर। यानी कि जब कॉस थीटा यहाँ पर π/2 हो जाएगा तो उस कॉस π/2 पर इसका जो वैल्यू है वो हो जाता है 0। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, कॉस θ0 के जगह पर हम यहाँ पर cos π/2 लिख सकते हैं, जो कि आगे जाकर के 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा
तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने यहाँ पर देखा हुआ था, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पर लाने के लिए जो चार्ज हमने यहाँ पर लिया हुआ था, उस चार्ज पर जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। और हमने यहाँ पर किया हुआ था कि इन्फिनिटी वाला जो है टर्म वो ज़ीरो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हमने वीपी निकाला हुआ था। तो जस्ट सेम चीज़ है, इसके बारे में आपको अभी अभी पता चलेगा नेक्स्ट पेज पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। कहता है दैट दिस एक्सप्रेशन कैन अल्टरनेटिवली बी अंडरस्टूड फ्रॉम इक्वेशन 2.29। जो इक्वेशन 2.29 था, हमारा इक्वेशन 2.29 जो था यहाँ, इस 2.29 से भी हम यहाँ पर इसे जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब कि टोटल वर्क डन तो वही हो रहा है ना, असेंबलिंग टू चार्जेस। तो यहाँ डाइपोल पर भी टू ही चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ यहाँ हमने कैलकुलेट किया, यहाँ हमने क्या कैलकुलेट करा, माइनस पी डॉट ई, उसी को हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो यहाँ जो पहले वाले फॉर्मूला थे उस पर हमने निकाला हुआ था Q1 इंटू वी एट R1 प्लस Q2 इंटू वी एट R2 प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 R12। R12 जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, जो कि हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ डाइपोल के केस में क्या है कि Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो यहाँ हम Q1 और Q2 दोनों को कॉमन ले सकते हैं। V8 R1 V8 R2 अलग अलग है, उसे हम अलग लेंगे। बट Q1 और Q2 का चार्ज जो है वो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज डिफरेंट है। तो यहाँ Q2 हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ लिया हुआ था माइनस वाला, जैसे कि ये चार्ज आप देखो, माइनस Q को हमने यहाँ पर Q2 माना और प्लस Q को हमने यहाँ पर चलिए Q1 मान लिया। और माइनस Q का पोजीशन हम यहाँ पर मान लेते हैं R2 और प्लस Q का हम पोजीशन यहाँ मान लेते हैं R1। उसके बारे में यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर R1 और R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं, प्लस Q और माइनस Q को। अब हम यहाँ उसी इक्वेशन से अगर देखें तो Q जो है कॉमन आ जा रहा है और अंदर में ऐसे टर्म आ जा रहे हैं और साथ में Q स्क्वायर हो जा रहा है, Q1 Q2 दोनों मल्टीप्लाई किए हुए थे, तो ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब यहाँ आप देखो ये वाला टर्म V8 R1 माइनस V8 R2, ये टर्म कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, R1 और R2 पॉइंट के बीच के जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फील्ड R2 टू R1। सेम चीज़ है। अब उसे हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो चार्जेस माइनस Q और प्लस Q के बीच का डिफरेंस। सो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो कि यहाँ होगा ये 2a cos थीटा। ऑलराइट, दिस नो डाउट। हम डिस्प्लेसमेंट को लिख देंगे 2a cos थीटा, और यहाँ जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इन यूनिट पॉजिटिव चेस्ट चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए ये Q जो है 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज अगेंस्ट, सो माइनस ई इंटू 2a cos थीटा। इसका वैल्यू आ गया V8 R1 माइनस V8 R2 का। अब इस पोजीशन पर हम इसे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ई इंटू Q इंटू 2a cos थीटा। अब Q इंटू 2a को हम लोग P से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जिसका हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लिखे हुए हैं। अब माइनस पी ई कॉस थीटा यहाँ हो गया, ये कॉस थीटा यहाँ बचा हुआ था जो था, और यहाँ पर जो माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 2a है वो है। अब हम पी ई कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं P डॉट ई से,
यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर हम लगाएंगे, दोनों को वेक्टर लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ जो इक्वेशन हमें मिलते हैं माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, ये कंपेयर करें अगर इस वाले इक्वेशन से तो बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ भी माइनस पी डॉट ई है और यहाँ पर भी माइनस पी डॉट ई है। यहाँ डिफरेंस है माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। और क्योंकि कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनसिग्निफिकेंट है, हम इस टर्म को रिमूव भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप यहाँ कहोगे कि इनसिग्निफिकेंट कैसे है पोटेंशियल एनर्जी किसी कांस्टेंट का, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दो तरीके से देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर मतलब एक इमेज आपको माइंड में आएगा। यहाँ अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने पर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप कहोगे क्यों डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट अगर आप इसे करते हो, जैसे आप देखना चाहते हो अगर कि पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पर कैसे चेंज हो रहा है, अगर हम यहाँ पर x के साथ में इसे डिफ्रेंशिएट करें कि अलग अलग जगह पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो यहाँ पर ये वाला जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो रिमूव हो जाता है। ये पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट है वो फोर्स है। यानी कि फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगा। अगर फोर्स कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम स्टोर होगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट का बात हो ही नहीं रहा है, तो कांस्टेंट को रखना नहीं रखना बिल्कुल भी यहाँ पर बेकार है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस कांस्टेंट का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, तो मान के चलो कि आपके पास में एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हो कुछ इस तरीके से, तो इस मूव कराने में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और उस वर्क को आप कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। उन दोनों के बीच में जो मूवमेंट हुआ उसी पर जो आपको फोर्स कर लगाना पड़ा। अब अगर इनिशियल पॉइंट पर कुछ कांस्टेंट हम ऐड करके इस पॉइंट को ही अगर थोड़े दूर पर ले जाएं, तो उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले ही ये आकर के उतना अमाउंट ऑफ वर्क करने पर ये रुक जाएगा। और यहाँ आप ओरिजिन भी कहीं पर भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ कांस्टेंट के ऐड होने से, कांस्टेंट के घट जाने से इस फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर क्लियर नहीं है देन यू मस्ट आस्क मी अबाउट दिस इन कमेंट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एज मच एज आई कैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर कहता है कि अब हमें समझ में आया होगा कि हमने π/2 का ही यहाँ पर जिक्र क्यों किया हुआ था। जो पिछले वाले इक्वेशन में हमने लिखा हुआ था, ये π/2 ही हम यहाँ पर क्यों लेते हैं एज ए ज़ीरो, जैसे कि इन्फिनिटी को हम लोग ज़ीरो लेते हैं उस तरीके से। तो क्योंकि ये वाला टर्म तो जहाँ पर हमने हटा ही दिया, ये कांस्टेंट वाला टर्म है। अगर इस टर्म पर हम पुट करें π/2 वाला वैल्यू, यानी कि इन्फिनिटी से हम लेकर के आ रहे हैं प्लस क्यू को, साथ में इन्फिनिटी से हम लेकर के आ रहे हैं माइनस क्यू को, और दोनों के बीच में जो है इन्फिनिटी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पर अलाइंड है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो दोनों में सेम होगा, प्लस क्यू में और माइनस क्यू में। और क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें कोई भी यहाँ पर वर्क करना नहीं पड़ रहा है। सो 90 डिग्री वाले केस पर
यहाँ पर वर्क भी नहीं करना पड़ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। सो इस पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है, कहता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है, इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में देखा हुआ है। कंडक्टर्स जो है मोबाइल चार्ज कैरियर कंटेन करते हैं मेटालिक कंडक्टर में, और इनमें मेनली जो होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं, इनके कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, तो जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में, वो फ्री टू मूव होते हैं और वही कंडक्ट करते हैं। तो ये फ्री टू मूव कहाँ करने के लिए होते हैं, तो फ्री टू मूव अपने मेटल के, अपने मटेरियल के अंदर में ही मूव करने के लिए होते हैं, वो मटेरियल से बाहर नहीं जाएंगे। तो वो इनसाइड द मेटल्स होते हैं, दे नॉट फ्री टू लीव द मेटल। और ये फ्री मेटल आपस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर भी मूवमेंट करते रहते हैं और कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो एक गैस के मॉलिक्यूल के तरीके से आप इसे सोच सकते हो कि काइंड ऑफ गैस, दे कोलाइड विथ ईच अदर और मूव करते हैं रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होता है तो वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनका चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है, तो ये अगेंस्ट मूव करते हैं, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव के साइड में, है ना। चलिए, सो कहता है कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो न्यूक्लियाई से बने हुए होते हैं, और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन पर ही होते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री मूव करने के लिए नहीं होते हैं, वो अपने पोजीशन पर ही होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के आयंस होते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन में यहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं वो एक्सटर्नल फील्ड से अफेक्ट तो होते हैं, बट अलग एक और फोर्स होता है, उसे केमिकल फोर्स कहते हैं, जिससे भी वो अफेक्टेड होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम उतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बारे में यहाँ पर बोलता है कि सी चैप्टर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसे हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कहता है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है आपको कि एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड कंडक्टर है। क्लोज सरफेस क्लोज कंडक्टर कहने का मतलब कोई सा भी शेप साइज का हो, ऑलराइट। तो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है, ई फील्ड, वो होता है ज़ीरो। कहता है कि कंसिडर अ कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज। न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर इसमें कहीं से चार्ज हमने लेकर के आया है। चलिए इस वाले को न्यूट्रल मानते हैं, इस वाले को चार्ज मानते हैं। अब एक एक्सटर्नल फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टैटिक सिचुएशन में, यानी कि यहाँ कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो करंट, यानी कि चार्जेस का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो है कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर में सभी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होगा। और इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तरीके से भी कह सकते हैं दैट अ कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हमने जो चार्ज दिए हुए हैं वो भी हैं इस वाले केस में। तो as long as the electric field is not zero, the free charge carrier would experience a force and drift। तो जब इसमें हम चार्ज हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब तक इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो ना हो, तब तक ये चार्ज जो हैं
यहाँ से वहाँ आपस में एक दूसरे को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे, मूव करेंगे, और जब ये ज़ीरो हो जाएंगे तो वो स्टैटिक हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर में। एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। कहता है कि अगर हमारे पास में एक चार्ज्ड कंडक्टर है, चलिए मैं कोई सा भी शेप का यहाँ पर आपको बनाता हूँ, तो ये रिजिड है, 3 डायमेंशन यहाँ पर फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल होगा सरफेस के, एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब इसे कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं प्रूफ, चलिए देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो करके ये कुछ तिरछा हो जाए, तो ऐसा करने पर इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ पर रखे हुए चार्जेस, यानी यहाँ पर ओरिएंटेड जो भी चार्जेस हैं, लेट मी यूज अनदर कलर। सो ये जो है चार्जेस हैं, इन चार्जेस को ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मूव करने की कोशिश करेगा, मूव करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर चार्ज पर जो भी असर पड़ता है आपने देखा हुआ है, तो उसे मूव कराने का कोशिश करेगा, जो कि स्टैटिक सिचुएशन के लिए सही नहीं है। स्टैटिक सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। सो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप नॉर्मली कहो, ये हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के। और यहाँ लास्ट में एक पॉइंट कहता है कि एक कंडक्टर के लिए जहाँ कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, फील्ड 0 होगा इवन एट द सरफेसेस, यानी सिग्मा इक्वल्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स 0। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में एक स्टैटिक सिचुएशन है कि किसी कंडक्टर पर हमने कहीं से चार्ज लाया, अब एक ऐसा स्टैटिक सिचुएशन आ गया कि यहाँ पर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, मान के चलो कि ये एक स्फेयर है, जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक स्फेयर के रूप में आप समझो, यहाँ पर ड्रॉ करना मुश्किल है। तो एक स्फेयर के अंदर में आप इस तरीके से समझो, मैं इसे इस साइड में ड्रॉ करता हूँ। ऑल राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अभी अभी हमने डिस्कस करा फर्स्ट पॉइंट पर कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये अंदर वाला जो सर्कल है छोटा वाला, तो गॉसियन सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई हम कैलकुलेट करते हैं ई डॉट डेल एस से, तो ई ही अगर 0 है तो फाई भी 0 होगा। अब अगर हम यहाँ दूसरा गॉस लॉ यहाँ पर लगाएं, फ्लक्स हम गॉस लॉ के थ्रू में निकालें, तो कहता है दैट 1/ε0 टाइम क्यू इन। सो जब ये फाई भी 0 हो गया तो क्यू इन भी 0 होगा। ऑलराइट, इतना ही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर बाहर से कोई भी हम यहाँ पर चार्ज डालें तो ये चार्ज जो है सरफेस पर आ जाएगा, ये सरफेस पर ओरिएंटेड हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। कहता है कि अगर हमारे पास में एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर चार्ज है या फिर नहीं भी चार्ज है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो
कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कहीं से कहीं मूव कराने पर जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, वो उसका पोटेंशियल हो जाता है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यहाँ चार्जेस ज़ीरो हैं, तो यहाँ से अंदर आने पर किसी चार्ज को कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो जब कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, उसका होगा। तो ये सेम वैल्यू शो करता है एज इनसाइड और ऑन द इट्स सरफेस, जितना सरफेस पर था उसी के जैसा यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड जो होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस का, और इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होता है अलग अलग जगह पर आउटसाइड द सरफेस। साथ में यहाँ ये कहता है कि अगर हमारे पास में सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के, यानी कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडक्टर्स, और ये डिफ़र कर सकते हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर, मतलब टाइप ऑफ कंडक्टर भी यहाँ पर मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, तो इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो बना करके दिया हुआ था। दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप डायरेक्टेड outside to the surface, outside normal to the area element of a surface. सो यहाँ अगर इसे डिराइव करना है तो इसे डिराइव करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है दैट एक पिल बॉक्स हम लेंगे, एक छोटा सा सिलेंडर लेंगे एज ए गॉसियन सरफेस, और उसे हम किसी कंडक्टर के सरफेस पर, यहाँ आप देख सकते हो कंडक्टर के सरफेस पर हम कैसे उसे रखेंगे, अंदर घुसा करके, आधा अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा। इसका जो सरफेस एरिया होगा डेल एस वो काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी कम होगा, और इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि बहुत ही कम हाइट होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि हम यहाँ पर दो तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और उसी फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम तो फ्लक्स का हमें दो फॉर्मूला यहाँ पर हमें पता है क्या है, ई डॉट डी एस और 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इन। तो यहाँ आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डेल एस यहाँ पर ये है, तो इससे हम ये वाला फाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर 1/एप्सिलॉन और क्यू इन है, तो क्यू इन को हम दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सरफेस का, तो सरफेस के लिए हम लिखते हैं सिग्मा इनटू इसका जो एरिया है, सिग्मा इनटू एरिया लिखते हैं, तो एरिया है डेल एस। अब यहाँ पर अगर इस वाले फाई को हम क्यू इन के जगह पर इसे लिख दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इन डेल एस। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करने पर हमें मिलेगा ई इंटू डी एस को हम यहाँ लिख देते हैं, ई इंटू डेल एस कैंसिल हो गया, ई इज इक्व टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, इजी डेरिवेशन है। यहाँ पर जो भी किया हुआ है सेम मैंने यहाँ पर किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि वो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा, और वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज के जो वहाँ पर नेचर है, पॉजिटिव नेचर का है या फिर नेगेटिव नेचर का है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहता है दैट हमें एक कंसिडर करना है
कंडक्टर विथ अ कैविटी, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर में एक ऐसा जगह बना हुआ होगा जहाँ पर मतलब कंडक्टर ना हो, वहाँ पर स्पेस खाली हो। और कहता है कि नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर में कोई भी चार्ज ना हो। तो यहाँ पर एक रिमार्केबल रिजल्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ज़ीरो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के वजह से इस अंदर के स्पेस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इनसाइड द कैविटी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा मेटल है जिसको अगर हमने अंदर से खोखला कर दिया और बाहर कितना भी चार्ज बाहर से हमें मिल रहा है, बाहर से जितना भी हमें चार्ज मिल रहा है, अंदर अगर चार्ज नहीं है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अंदर अगर चार्ज नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना ही चार्ज होगा, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। चलिए, तो इसी के लिए यहाँ पर कहता है, ये पॉइंट का नाम ही इसीलिए है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, मतलब हम सील्ड कर रहे हैं बाहर के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस हैं या फिर उसके जो फील्ड हैं उसे। यहाँ लाइंस कहते हैं कि इसके बारे में हमने पहले ही देखा हुआ है, इसका जो प्रूफ है इसे हमने पहले भी देखा हुआ है चैप्टर 1 में। और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि ऐसा कैविटी सिर्फ कंडक्टर के स्फेरिकल सिमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। अगर स्फेरिकल सिमेट्री में ना भी हो, वो कोई भी शेप साइज का हो, तो ये इनसाइड द कैविटी उसका जो फील्ड है वो ज़ीरो होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि एक यहाँ बनाया हुआ है। सो यहाँ चार्जेस जो हैं बाहर से हम अप्लाई करें या फिर ना करें, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो करने के लिए जो सरफेस पर चार्जेस हैं वो बहुत कोशिश करेंगे और कोशिश करके वो ज़ीरो ही करेंगे। अगर वो कंडक्टर है और चार्ज नहीं है तो भी अपना जो अरेंजमेंट है चार्जेस का वो इस तरीके से करेगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़ीरो हो जाए। और जैसा हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं वो आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर वो रिसाइड करते हैं। सो यहाँ पर इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग्स कहते हैं। और ये जो है हम यूज कर सकते हैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं से इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस हो उससे। ऑलराइट, यहाँ आप देख सकते हो कि कंडक्टर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के चार्जेस हैं, बट अंदर में कुछ इस तरीके से अरेंज हो ही जाते हैं कि वो ज़ीरो कर दे। नाउ आगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन को हम कल करेंगे।